सुप्रभात बच्चों। आज आपको इस वीडियो में विष्णु खरे जी का जीवन परिचय बताया जाएगा और इनके द्वारा आपके पाठ्यक्रम में दो कविताएं हैं। एक का टाइटल है एक कम और दूसरी का टाइटल है सत्य। तो एक कम और सत्य, इन दो कविताओं पर जाने से पहले हम कवि विष्णु खरे का जीवन परिचय एक बार देख लेते हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप इस जीवन परिचय को, जो आपको फॉर्मेट बताया गया है जीवन परिचय का, कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत फॉर्मेट बताया गया था, उस फॉर्मेट में इस जीवन परिचय को पूरा लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो विष्णु खरे जी, ये फोटो आप देख रहे हैं उनका। जन्म सन 1946। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ सन 1940 में। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक यानी सब एडिटर रहे। 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े, यानी पढ़ाने का काम इन्होंने कॉलेज में किया, प्रोफेसर रहे। इसी बीच 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। व्यास के ये क्या बने, एडिटर बने। तत्पश्चात 1976 से 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर पदासीन रहे। 1985 में नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक यानी इंचार्ज एडिटर के पद पर इन्होंने कार्य किया एनबीटी में, नवभारत टाइम्स में। बीच में लखनऊ संस्करण जो होता है नवभारत टाइम्स का तथा रविवारीय नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने संपादन कार्य से अपनी ख्याति अर्जित की। 1993 में वे जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी कार्य करते रहे। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि नवभारत टाइम्स जो आपका प्रसिद्ध समाचार पत्र है, उसके एडिटर के रूप में उन्होंने एक लंबी दीर्घकालिक सेवा अलग अलग स्थानों पर रह के दी है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय एक म्यूजियम है तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में ये लगे हुए हैं। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 में हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद। टी.एस. इलियट अंग्रेजी के अच्छे लेखक कवि माने जाते हैं। अनुवाद इन्होंने किया मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 के रूप में। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ इनका। तीसरा संग्रह खुद अपनी आँख से 1978 में प्रकाशित हुआ। चौथा संग्रह सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में निकला। 5वां संग्रह है पिछला बाकी तथा छठा संग्रह है काल और अवधि के दरमियान, फिर ये प्रकाशित होते हैं। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब, समीक्षा पुस्तक इनकी है जिसका टाइटल है आलोचना की पहली किताब। ये 1983 में प्रकाशित हुई थी, जो क्या थी, एक क्रिटिसिज्म बेस्ड एक किताब थी। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी, क्योंकि अंग्रेजी के ये एमए है इसलिए इनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पे समान अधिकार था, इसलिए विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकेडमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिल चुका है। तो बहुत ज़्यादा सम्मान इनको साहित्य जगत में मिला। इनकी कविताओं में जड़ताओं यानी जो रूढ़ियाँ हैं उनके कारण जो जड़ता आ गई है, समाज का विकास या समाज आगे नए विचारों को अंगीकार नहीं कर रहा है, पुरानी परंपराओं धर्मों पर चलता है, उस पर इन्होंने प्रहार किया है और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। तो अब आते हैं इनकी कविताओं के लघु सारांश पे। तो एक कम जो कविता है इनकी
उसके माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित करने का प्रयास किया। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। यानी देश को आज़ादी मिलने से पहले जो सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, जो कल्पना अपने देश के बारे में सुंदर एक रोमानी कल्पना की थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का फिर मोह भंग हो गया इस आज़ादी से। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, आपसी भाईचारा और सामूहिक एकता का जो स्थान था वो देश में धोखाधड़ी और आपसी खींचतान ने ले लिया। तो इस तरह के जो लेखक थे उनका दुखी हो जाना स्वाभाविक था, और ये जो कविता है उसी की उपज है, उस दुख की, अंदर के मन की जो व्यथा है उसकी उपज है। और नितांत मतलब बिल्कुल स्वार्थपरता का माहौल बनता चला गया। हर आदमी स्वार्थी होता चला गया। राष्ट्र के प्रति लोग अपना जो महत्व है या अपना जो योगदान है उसके प्रति क्या होते चले गए, उदासीन होते चले गए। लोगों ने राष्ट्र के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है, तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है। कविता को जो टाइटल मिला है एक कम, वो यहीं से मिला है कि भाई कम से कम रुकावट तो ना बनो, कम से कम एक रुकावट तो कम हो। जो कि वह करता है, अपने तरह से वो प्रयास करता है, एक रुकावट बनने की कोशिश नहीं करता, कहता है कि कम से कम एक रुकावट तो कम हो। और यही कविता का मैसेज है, संदेश। दूसरी जो कविता है सत्य। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहे। लेखक की, कवि की कोशिश रही है कि मैं पौराणिक पात्रों के माध्यम से सत्य के महत्व को स्थापित करूं। अतीत की कथा का आधार लेकर प्राचीन काल की इस कहानी यानी महाभारत की कथा को उन्होंने आधार मानकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने का प्रयास किया। इस कविता में युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का उद्देश्य है। यही चाहता है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है आंखों से। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप नहीं रह गया है, निश्चित आकार या कोई निश्चित पहचान नहीं रह गई है जिससे कि हम उसको पहचान सकें, उसको स्थायी बना सकें। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं हो सकता। इसलिए बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बड़ी मुश्किल होती जा रही है। कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह निश्चय ही एक प्रशंसनीय प्रयास है। तो बच्चों, ये एक कम कविता है और उसमें आप देख रहे हो पहली पंक्ति 1947 के बाद से। तो ये जो कविता है ये आज़ादी मिलने के पश्चात लिखी गई और देश में किस तरह के हालात बने उन हालातों पर ये प्रकाश डालती है। दूसरी कविता आप देख रहे हैं सत्य है। कह रहे हैं इसमें जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। तो देख रहे हो कि महाभारत की पूरी कथा है। कुंती नंदन युधिष्ठिर का, धर्मराज का, विदुर का जिक्र इसमें आप देख रहे हैं। तो एक पौराणिक कथा के माध्यम से सत्य के स्वरूप को आप पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो एक लॉन्ग पोएम के रूप में है, लंबी कविता के रूप में है। तो आप एक बार मेरे इस कविता को पढ़ाने से पहले इन कविता को एक बार जरूर पढ़ लेना और जो जीवन परिचय है कवि का वो आप लिख लेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। शेष जो व्याख्या भाग होगा वो आगे के अंक में अगली वीडियो के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको धन्यवाद।